कठिनाई डेफिनेटली रहती है। ऐसा नहीं होता कि जो सेलेक्ट हुए वही सिर्फ काबिल हैं। अगर आप एक बार असफल हो गए, लगातार लगे रहें, तो मैं अपने को उतना समाज से कनेक्टेड नहीं पा पाया। दुनिया तो वही है, दुनिया सब वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जी, जबलपुर संस्कारधानी है। क्राइम कंट्रोल के दृष्टि से जबलपुर एक बहुत संवेदनशील जिला है। अपने फ्रेंड्स के बीच में माहौल बिल्कुल रहता है, सिंघम टाइप का, किसको गोली चलाई, किसको कैसे पीटा। फिल्मों में पोर्ट्रेयल और रियल लाइफ में बहुत अलग अलग संवाद पब्लिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामने वाले का कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए। जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार वो और अच्छा हो। गरीब कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी सुनवाई प्राथमिकता पे हो। एक डिवोशन, एक फोकस्ड अटेंशन, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो मिलिए 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर सिद्धार्थ बहुगुणा सर से। जी बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल जो कि आपसे कई लोग पूछते होंगे कि जब आप एस्पिरेंट थे और काफ़ी सारे लोग अभी प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें क्या कठिनाई जाती है और आपका सफ़र कैसा रहा? कठिनाई डेफिनेटली रहती है, क्योंकि सर्टेनिटी इस एग्ज़ाम में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ का देर से होता है। तो कठिनाई एक तो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि एग्ज़ाम के स्टेजेस भी हैं। अब जब मैंने क्वालिफाई किया था तब एक अलग पैटर्न था, अब एक अलग पैटर्न हो रहा है। बट चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स कम है, तो कट थ्रोट कंपटीशन है। ऐसा नहीं होता कि जो सेलेक्ट हुए वही सिर्फ काबिल हैं। काबिल और भी लोग रहते हैं, चूँकि सीट्स फ्यू रहती हैं, तो ये एक सर्टेनिटी जरूर, एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ज़रूर रहता है। बट अलॉन्ग विद दैट मैं कहना चाहूँगा कि जो सही में मेहनत करता है और जो परसिवियर करता है, मान लीजिए एक बार कोई असफल हो गया, हौसला टूट गया, छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना है। बल्कि अगर आप एक बार असफल हो गए, लगातार लगे रहें, दिल से लगे रहें, अच्छी मेहनत करते हैं, तो देर से देर सक्सेस मिलती है। तो ये एक अनसर्टेनिटी ज़रूर है, लेकिन अनसर्टेनिटी में एक सर्टेनिटी है कि अगर आप लगे रहें बहुत अच्छे से, आपके क्या पढ़ना है उसका प्लान, और कैसे पढ़ना है और कितने समय में उसको पढ़ना है, ये पूरा अगर आपका बिल्कुल सही है, तो निश्चय ही आपको भी सफलता मिलती है। सर, हम देखते हैं कि जो बच्चे आईएएस आईपीएस होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरह का होता है, तो मैं थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी, मेरे फादर भी जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से थे। डेफिनेटली उनका गवर्नमेंट जॉब में होना और एक ऑल इंडिया सर्विस में होना मेरे लिए एक अच्छा एक्सपोजर मुझे पहले से थोड़ा था। और हालांकि मेरा खुद का बैकग्राउंड बहुत अलग है। मैं खुद एक आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया है। मेरी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी। जैसा कि आपने बताया कि आप आईआईटीएन हैं, तो आईआईटी में इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट बैठते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट्स के टॉपर्स होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को कैसा प्रेशर फील होता है और क्या एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर? आईआईटी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा, कॉम्पिटिटिव जरूर रहता है, लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। वहाँ पे एवेन्यूज़ सबके लिए बहुत अलग अलग रहते हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करे। कोई टेक्निकल फील्ड में हायर स्टडीज़ के लिए जाता है, एमएस के लिए जाता है, कोई एमबीए के लिए भी चले जाते हैं आईएमएस में कैट के थ्रू। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं एंड फिर कुछ सालों बाद वो जीमेट का एग्ज़ाम क्रैक करके फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हैं। फिर कुछ लोग हम ऐसे भी होते हैं जो सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो बड़ा डाइवर्स, बहुत एक मैं बोलूँ एक कॉस्मोपॉलिटन टाइप का, हर तरह का आपको एक एवेन्यू को परस्यू करने वाला वहाँ स्टूडेंट मिलेगा। तो एक अच्छा इंटीग्रेटेड एक्सपोजर वहाँ जरूर मिलता है। सर, जैसा कि आईआईटी एक ड्रीम होता है लोगों का, आपने वो ड्रीम जिया है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये फैसला आपका किस तरह से? एक्चुअली जैसा मैंने बताया, पहले मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट किया था और फिर उसके बाद मैं करीबन 4 साल में प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया मैंने, 4 साढ़े 4 साल। जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में, ये मेरी इंडिविजुअल थिंकिंग है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में मैं अपने को उतना समाज से कनेक्टेड नहीं पा पाया। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति का अलग मानना हो कि मैं समाज को डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ या। और वहाँ का जो एक प्राइवेट सेक्टर में मेरा जो मानना है कि एक एक्सपोजर जो है गवर्नमेंट सर्विस से, गवर्नमेंट के जो कोई भी जॉब है उससे थोड़ा सा उतना नहीं था। तो मेरे को लगा कि सोसाइटी के लिए अगर कुछ काम करना है तो सिविल सर्विसेज से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं खुद जब प्राइवेट सेक्टर में काम करके जो मुझे लगा, उसके बाद फिर मैंने ये निर्णय लिया आने का सिविल सर्विसेज में। सर, कितने अटेम्प्ट्स में आपका, किस अटेम्प्ट्स में सफलता
हाथ लगी आपकी? मैं तो अगर बताऊं, मेरे ये अटेम्प्ट्स तो देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आदमी देता रहता है, और मेरा भी पहले अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, मेरा 4th अटेम्प्ट में फिर मेरा हो पाया। सर हम जैसा कि एक नॉर्मल इंसान से आईपीएस की दुनिया किस तरह अलग होती है, क्योंकि हम कुर्सी के पीछे से दुनिया देख रहे हैं और आप कुर्सी पर बैठकर दुनिया देख रहे हैं, तो ये किस तरह से अलग है नज़रिया जो होता है? जी, नज़रिया तो देखिए, अगर मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ तो मुझे एक नज़रिया, एक जनता को रिलीफ देने वाला, उनकी सेवा करने वाला एक नज़रिया रहता है। अगर मेरे एसपी ऑफिस में कोई भी आता है फरियादी, तो मेरा धर्म है कि मैं उसको पूरा अच्छे से सुनूं, और उसका जो लीगल फ्रेमवर्क जो एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे को रूल्स रेगुलेशन और कानून के तहत दिया गया है, उस फ्रेमवर्क के अंदर मैं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं, उसकी जो मांग है या उसकी जो फरियाद है उसको मैं पूरा करूं। तो एक नज़रिया ये रहता है कि हम एक वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वी हैव टू सर्व द पीपल। तो एक वो सर्विस ओरिएंटेड एक अप्रोच रखते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो भी फरियादी आए थाने में या एसपी ऑफिस में, उसको हम विधि सम्मत हम उसको सोल्यूशन दें और हम सेटिस्फाई कर पाएँ। हालांकि ये बात सही है कि हमारे पुलिस विभाग का, अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, और पुलिस के बाद संसाधन भी सीमित रहते हैं और लीगल एक फ्रेमवर्क रहता है। तो इसके अंदर हमको काम करके डिलीवर करना है और सेटिस्फाई भी पब्लिक को करना है। तो ये एक नज़रिया रख करके हम लोग काम करते हैं। सर जबलपुर में अभी काफ़ी वक्त से हैं आप, तो जबलपुर के बारे में क्या राय है? पुलिस के यहाँ पर क्या चुनौतियाँ रहती हैं? लोगों के प्रति आपकी क्या राय है? जी, जबलपुर संस्कारधानी है। डेफिनेटली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉ अबाइडिंग भी हैं। जो भी कोरोना काल में जैसा आपने देखा, यहाँ की जनता ने बहुत अच्छे से कंप्लाई किया। जो भी लॉकडाउन था उसका इन्फोर्समेंट बहुत अच्छे से यहाँ पालन हुआ है, जिसके फलस्वरूप आज हम एक अच्छी स्थिति में है कोरोना की अगर बात की जाए। जबलपुर का ट्रेडिशनली देखा जाए तो यहाँ पे जो क्राइम के ट्रेंड की बात कहूँ तो बॉडी ऑफेंसेस जैसे चाकूबाजी का ट्रेंड जनरली रहता है। कुछ नशीले पदार्थों की भी जो सेवन की शिकायतें आती हैं तो समय समय पे हम उसको कार्रवाई भी करते हैं। अभी भूमाफिया के विरुद्ध भी हम लोगों ने पिछले वर्ष और अभी कार्रवाई निरंतर जारी है। गुंडे बदमाशों के विरुद्ध एनएसए जिला बदर की हम रेगुलरली कार्रवाई करते रहते हैं। क्राइम कंट्रोल के दृष्टि से जबलपुर एक बहुत संवेदनशील जिला है। जहाँ तक कम्युनल सेंसिटिविटी की बात है, उस दृष्टि से भी जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में एक प्रायोरिटी का जिला है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा जिला है और जहाँ पे पुलिस के चैलेंजेस काफ़ी हैं, लेकिन पूरा हम प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से यहाँ काम करें और डिलीवर करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कोरोना काल का, और पब्लिक के बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया से काफ़ी और ज़्यादा खासतौर पे पुलिस, यानी कि उनको ग्लैमर दिखता है, पुलिस का वर्दी का ग्लैमर दिखता है, और पुलिस क्या कर रही है उनकी एक एक एक्टिविटी पर पब्लिक बहुत गौर फरमाती है, और एक नेगेटिव इमेज भी जाती है। जब हमने लॉकडाउन के दौरान देखा, कुछ फल सब्जी के ठेले गिरा देना, मतलब ऐसा इनसेंसिटिव जो एक्शन है पुलिस का, उसके पीछे की क्या वजह होती है? उसके पीछे की वजह अगर मैं देखूं तो कभी कभी हर तरह की वजह हो सकती है। कभी कभी एक पक्ष ही आ पाता है, पुलिस का पक्ष नहीं आ पाता। कभी कभी ये भी होता है कि कभी किसी पुलिसकर्मी से भी अभद्र व्यवहार हो जाता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बहुत से टाइम ऐसा होता है कि उसके आगे और पीछे की कहानी जो है नहीं आ पाती। किन कारणों से वो परिस्थिति निर्मित हुई, जहाँ पे पुलिसकर्मियों की गलती रहती है तो हम भी उन पे एक्शन लेते हैं, और जहाँ पे दूसरे पक्ष की गलती होती है तो उन पे भी जो लॉ रूल्स रेगुलेशन के तहत जो हमारे पास प्रोविजन, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। सर जैसा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जो कि गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं? कोई भी व्यक्ति आकर के जो पीड़ित है वो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। हमारा CUG नंबर काफ़ी लोगों के पास रहता है। 100 नंबर शासन की जो कल्याणकारी योजना डायल 100 है, बहुत सक्सेसफुल है, उस पर कोई भी शिकायत कर सकता है। फिर कुछ हेल्पलाइंस भी हैं हमारी, तो उस पर भी डायरेक्ट वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। SP ऑफिस में आके कोई भी आकर के अपनी बात रख सकता है, और बेसिकली ये तभी ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अनैतिक कृत्य कर रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन और कठोर एक्शन लें, जिससे कि अन्य जो हमारे जो विभाग के जो लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनके लिए एक सबक रहे कि ऐसा करने से बड़ा स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। ऑफिसर्स पर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता है, मतलब मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है, और फिर
ऑफिसर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ दबाव कभी होता है? एस्पिरेशंस हैं वो, हम वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, तो उनकी एस्पिरेशंस को हम अकाउंट करते हैं, लेकिन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। सर जैसा कि अब आप आईपीएस ऑफिसर हो, काफ़ी वक्त हो चुका है, तो फ्रेंड्स के बीच में एक कैसा माहौल रहता है जब आप उनसे मिलते हैं? काफ़ी लोग इच्छुक होते हैं। फ्रेंड्स के बीच में माहौल बिल्कुल रहता है कि उनको पुलिस की बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं। वो बोलते हैं कि आपने सिंघम टाइप का किसको गोली चलाई, किसको कैसे पीटा, तो मतलब वो उनको बड़ा एक एक्साइटमेंट रहता है, जो कि नॉर्मली पुलिस ऐसा नहीं करती। पुलिस बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क में रहती है, ह्यूमन राइट्स सबके रहते हैं, उस लीगल फ्रेमवर्क में रहकर हमको पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो वास्तविकता तो ये है, लेकिन जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको जनरली लगता है कि एक बिल्कुल हवा में गोली चलाते हुए किसी को भी कुछ चल रहा है। जैसे फिल्मों में जो उसका पोर्ट्रेल होता है, फिल्मों में पोर्ट्रेल और रियल लाइफ में बहुत अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं। तो जनरली जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो फिल्म को देख करके एक पुलिस की एक इमेज बनाते हैं, तो वो एक उनका एक एक्साइटमेंट रहता है जब हमसे बात करते हैं। सर आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं, और आप क्या करते हैं? आपकी दिनचर्या क्या होती है? क्या रूटीन फॉलो करते हैं? यह रहता है कि सुबह उठ करके एक योगा हम करते हैं, उसके बाद से एक हमारे विभाग में एक सिस्टम है सभी डेली स्टेटस रिपोर्ट्स को एनालाइज करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉर द डे का, संबंधित को निर्देश देने का, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने का, फिर वो रहता है। उसके बाद से फिर योगा भी करते हैं एज एन एक्सरसाइज, और फिर अपना ऑफिस का काम फिर शुरू हो जाता है। फिर इवनिंग तक वही चलता है। शाम को कभी पैदल, कभी इलाके भ्रमण भी रहता है, या फिर कोई क्राइम स्पॉट का विज़िट भी हो गया, या जैसे जन सुनवाई के दिन आवेदकों से मिलना हो गया। एसपी ऑफिस में बेसिकली जब रहते हैं तो अपना मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो जनता आ रही है उससे आप इंटरेक्ट करें। एक तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनकी समस्याओं का निराकरण होता है, दूसरा आपको अपने सिस्टम के बारे में फीडबैक मिलता है कि किस तरह की सुनवाई हो रही है थाने में। जनता से एक्सेसिबिलिटी प्राथमिकता है, उनका फीडबैक प्राथमिकता है, और उनके फीडबैक के बाद सिस्टम में, अपने सिस्टम में सुधार लाना वो एक प्राथमिकता रहती है। सर जैसा कि आपका जो शेड्यूल होता है बहुत टाइट जी, और इसमें फैमिली को टाइम देना किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जी, बीच बीच में समय निकालना ही होता है, कभी कभी नहीं निकल पाता। जैसे कोई फेस्टिवल्स सीज़न रहता है, जो कोई फेस्टिवल्स में पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से हम सारे जो फेस्टिवल्स को क्रियान्वित करें, या फिर कोई बड़ा क्राइम हो जाता है उसके डिटेक्शन में पूरा अपने को लगना पड़ता है, तो या कोई बंदोबस्त ड्यूटी होती है कभी, तो उस हिसाब से वी ट्राई एंड फाइंड टाइम इन बिटवीन, वी थोड़ा टाइम अपने फैमिली को भी देना पड़ता है। समहाउ वी हैव टू मैनेज इट एंड वी डू इट। सर हम आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, अच्छा, हॉबीज़ के बारे में, हॉबीज़ मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगता है। मैं आई लाइक टू ट्रैवल, दो अभी पुलिस की जॉब में ये थोड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन बट आई रियली लव टू ट्रैवल। एंड स्पोर्ट्स को फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है, क्रिकेट स्पेशली। सर हमने देखा है कि काफ़ी मतलब कई बार ऐसा होता है, आक्रोश होता है जनता में, और बीच में आप होते हैं, तो कभी ऐसा कुछ लगता है कि मन में अंदर क्या चलता है उस वक्त? कितने सारे लोग हैं, शुरुआती तौर पर ऐसा कुछ डर या नहीं, इसमें ये रहता है कि देखिए, जब आप भीड़ में जाते हैं आपको उससे पहले ही आकलन हो जाता है कि वो भीड़ आपको कैसा रिएक्ट करेगी और वो किस इशू के लिए आ रही है। वो बहुत डिपेंड करता है। अगर इशू कोई एक नॉर्मल इशू है या ऐसा इशू है जो कि पुलिस उसको कुछ दिन में हैंडल कर लेगी, तब इतनी दिक्कत नहीं रहती। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस के द्वारा कोई गलत कृत्य हो जाता है, या फिर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कृत्य हो गया, उसमें जनता का आक्रोश ज़्यादा है, उसको फिर हम अच्छे से टैकल करते हैं। उसमें मैटर करता है कि पुलिस की इमेज कैसी है पब्लिक में। अगर पुलिस की इमेज में पब्लिक में अच्छी है तो कहीं भी अगर भीड़ में भी जाते हैं तो ऐसा कोई डर वर की बात नहीं रहती। दिक्कत तब आती है जब पुलिस की इमेज जो विशेष जो भीड़ इकट्ठी उसमें कैसी है, तो उसमें भी ऐसी कोई डर की बात नहीं है। डर का कोई स्थान नहीं है पुलिस की वर्किंग में। उसमें भी आपको फिर एहतियात में पूरा करके, पूरा अच्छे से बल को तैनात करके
फिर आप बात करें और उनसे संवाद, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, संवाद पब्लिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, आप सामने वाले को ये विश्वास दिलाओगे कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, और सामने वाले का कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए। सर, अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसा मिथ चलता है यूपीएससी वर्ल्ड में कि 16 आवर्स सिटिंग और 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करना, तो आपने कितना वक्त देते थे आप पढ़ाई को? अच्छा, और जैसा कि बोला जाता है कि यूपीएससी त्याग और तपस्या, तो आपने क्या क्या चीज़ें त्यागी हैं उस वक्त? देखिए, हर एक का स्टडिंग पैटर्न और स्टडिंग क्या पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, वो अलग वेरी करता है। हर एक आदमी की पर्सनैलिटी भी अलग होती है और हर एक आदमी का स्टडिंग जो पैटर्न है वो भी अलग होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग लेट नाइट स्टडिंग ज़्यादा करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। बट येस, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी विद गैप्स, जिसमें कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी मिले, वो होना चाहिए। और हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ, जब पैटर्न एग्ज़ाम का थोड़ा अलग था तब 2 ऑप्शनल्स होते थे रिटन में, अब का पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक्स सेम है। भाई, आपको डेडिकेटेड होकर काम करना है, काम से मेरा तात्पर्य आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, एक डिवोशन, एक फोकस्ड अटेंशन, मतलब जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल आपको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। उस डेडिकेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो चीज़ें आपको डिविएट करती हैं, जैसे मूवी जाना, लोग पार्टी करना, ये सब वो सब सेकेंडरी हो जाएंगी। बेसिकली आपका इंटरनली आप कितने मोटिवेटेड हैं इसके लिए, वो मैटर करता है। और दूसरा मैटर करता है कि आप कितना परसिवियरेंस रखते हैं। अगर असफलता से आप घबराते तो नहीं है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और असफलता से आदमी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता आपको बता देती है कि आप में क्या कमियां हैं। आप नेक्स्ट उसमें जो भी आपका अटेम्प्ट रहता है या जो भी आपका प्रयास रहता है, उसमें आप उसको सुधार सकते हैं। अगर मैं सिविल सर्विस में नहीं रहता तो संभवतः मैं एक प्राइवेट जॉब ही करता, फिर आगे चल करके हायर स्टडीज़ के लिए मैं हो सकता है कि अब्रॉड चले जाता। सर, एज अ पुलिस ऑफिसर अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहें तो वो क्या होंगे, इसलिए क्या प्रयास होंगे आपके? एज ए पुलिस ऑफिसर मैं ये थोड़ा अपनी जो पुलिस फोर्स है, इनके सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हों, इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। उनको सेंसिटाइज़ करेंगे कि भाई जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार वो और अच्छा हो। हालांकि अब चूँकि इतनी सारी अभी वी आर ऑलवेज अंडर द स्कैनर, अब धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है ये, लेकिन जो फरियादी थाने में आए उससे मृदुभाषी होकर के हम अच्छे तरीके से उससे बात करें, उसकी समस्याओं को अच्छे से सुने और प्यार से सुने, मेरा कहना है। मतलब एक रफ लैंग्वेज में ना सुने, बस ये धीरे धीरे हालांकि बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले से, लेकिन अभी भी शिकायतें ऐसी रहती हैं कि भाई थाने से हमसे अभद्र व्यवहार किया, इस टाइप से। तो कुल मिला के एक सॉफ्ट स्किल्स जो है पुलिस विभाग की, जो अधिकारी कर्मचारियों का है, वो मुझे लगता है कि हम और ट्रेनिंग सेशंस भी प्लान करेंगे। हमारे पुलिस मुख्यालय से भी इसकी ट्रेनिंग होती है। कहीं ना कहीं जब भी हम थाने जाते हैं तो हम सबको ये बोलते हैं कि भाई गरीब कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी सुनवाई प्राथमिकता पे हो, उनसे अच्छे से बात हो और उनकी समस्याओं को हम प्राथमिकता पे निकाल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं इसकी हमेशा निरंतर प्रयास रहेगा। सर, क्या आप संदेश देना चाहेंगे यूथ को, जो कि हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा कि आप तो इंस्टाग्राम फेसबुक में ऐसे वीडियोस होते हैं, गलत इंस्पिरेशन अपनी बना लेते हैं और उसमें काफ़ी वक्त भी अपना ज़ाया करते हैं और गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं और उनको लगता है ये कूल है, मतलब नशा और लोगों के बीच में फेमस होना ही सब कुछ है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अपना एक अच्छा उद्देश्य रखें, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखें। कभी कभी हमारा जो यूथ है वो शॉर्टकट अपना लेता है और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो आपका ध्येय है उस पर लगे रहें, अपने उद्देश्य पे लगे रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने माता पिता की बातें माने। माता पिता आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, तो कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र या पुत्री किसी गलत रास्ते पे चले। अपने शिक्षक उनसे आशीर्वाद लें, उनकी गाइडेंस लें। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन कभी भी किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाता है, तो उनका एक तो सुनना चाहिए। दूसरा, अपना लाइफ में जो आपका एम है उसके लिए रिलेंटलेसली आपको परस्यू करना चाहिए। लाइफ में अपना एक एम रखें। एमलेस लाइफ जो होती है वो थोड़ा सा
आदमी को कहीं नहीं ले जाती। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ज़रूरी नहीं कि आपका एम सिविल सर्विस ही हो, किसी का अच्छा डॉक्टर हो, किसी का एक इंजीनियर हो, कोई अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहे, कोई एक अच्छा मीडिया जर्नलिस्ट बनना चाहता है। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ प्रोफेशनल जो हैं हर जगह रहते हैं, तो उसमें कहीं भी शॉर्टकट ना ढूंढे और गलत तरीका ना ढूंढे, चाहे वो कितना भी छोटा हो। सही अच्छा तरीका ही लॉन्ग रन में सक्सेस दिलाता है। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि यूथ को ध्यान देनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने जी, थैंक यू। समय दिया। नहीं बहुत आभारी हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा लगा इंटरेक्ट करके।